नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है मत जाओ दीदी। कल शाम पिताजी ने कहा था अन्नू के लिए यहीं कहीं पास में 50-60 रुपए किराए वाला कोई कमरा तलाश लेना। अंदर वाला कमरा 125 में उठ जाएगा। अन्नू का किराया हम दे दिया करेंगे, तुम उसे समझा देंगे। दीदी तब अंदर खाना बना रही थी। पिताजी आज सुबह गांव चले गए थे। उनका ये विचार मेरे गले नहीं उतर रहा था। कितना अकेलापन महसूस करेंगी दीदी। मैं कैसे कह पाऊंगा उनसे ये बात, और फिर लोग क्या सोचेंगे। सच तो ये था कि पिताजी की भी अपनी मजबूरियां थी। मैं ग्रेजुएट होने के बाद भी बेकार था। पिताजी के रिटायर होने के बाद आमदनी का कोई जरिया भी नहीं रह गया था। ले देकर गांव में थोड़ी सी ज़मीन थी, उसमें भी पिताजी के दो भाइयों का हिस्सा था। ज़मीन की पैदावार का 1/3 हिस्सा हमें मिलता था, जिससे बस पेट ही भरे जा सकते थे। इस हिस्से को लेने के लिए ही पिताजी को गांव में जाकर रहना पड़ रहा था। पिताजी कितनी ही बार लखनऊ हो आए थे। पेंशन की बाबत कितने ही पत्र लिखे थे उन्होंने अधिकारियों और मंत्रियों को, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई थी। पिछले साल जून की ही तो बात है। दीदी अचानक एक ब्रीफकेस लिए हुए दिल्ली से अकेली आ गई थी। उस वक्त पिताजी मम्मी सब गांव में थे। घर पर सिर्फ मैं ही था। दीदी को पूरे 3 साल बाद देख देख रहा था। शादी के बाद जब हम दीदी को विदा करा के लाए थे, तो 1 सप्ताह बाद ही अचानक जीजाजी आ गए थे। अनुपमा कहाँ है? उससे कहिए कि वह अभी इसी वक्त तैयार हो जाए, मैं उसे लेने आया हूँ। आंगन में खड़े जीजाजी मम्मी से कह रहे थे। दीदी, मैं और बिन्नू तीनों अंदर थे। हम लोग सोच नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों हो गया जो जीजाजी इस तरह की बातें कर रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हो कुंवर साहब? अन्नू तो आपकी ही है। लेकिन फिर भी जिस तरह गौने की विदाई होती है, उसी तरह भेजेंगे हम अन्नू को। मम्मी ने चारपाई आंगन में डालकर उस पर बिस्तर लगाते हुए कहा, आप आराम करें, थक गए होंगे। ठीक है, तो फिर अनुपमा को आप अपने पास ही रखिएगा। मेरा उससे आज के बाद कोई संबंध नहीं। जीजाजी बाहर जाने लगे थे। दीदी ने आगे बढ़कर उन्हें रोका था। ठहरिए, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। दीदी की आंखें डबडबा आई थी। मम्मी की ओर देखते हुए बोली, माफ़ कर देना मम्मी मुझे। अब तो इनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। और उसके बाद दीदी की कोई चिट्ठी नहीं आई थी। हम लोग यहाँ से चिट्ठियाँ लिखते और उनके जवाब का इंतज़ार करते रहते। उस दिन दीदी को आया देखकर खुशी तो हुई थी, लेकिन दिल कांप गया था। ज़रूर कोई बात हुई होगी। दीदी का इस तरह अकेला आना बहुत से सवालों का जन्म दे रहा था। दूसरे दिन दीदी को लेकर मैं गांव पहुंचा। उनकी अचानक आमद से मम्मी भी परेशान सी हो उठी थी। आधी रात तक मम्मी दीदी से ना जाने क्या क्या पूछती रही, और दीदी रूंधे हुए गले से अपनी राम कहानी सुनाती रही। मम्मी और दीदी की चारपाइयाँ आंगन में आसपास बिछी थी। पिताजी बाहर चबूतरे पर सो रहे थे। बिन्नों की चारपाई बरामदे में थी, और मैं लकड़ी के एक संदूक पर दरी बिछाए लेटा हुआ था। नींद नहीं आ रही थी। मैं दीदी की बातें सुन रहा था। उनकी बातों से मालूम हुआ कि जीजाजी दीदी पर शक करते हैं। वो समझते हैं कि शादी से पहले दीदी का किसी के साथ कोई चक्कर था। छोटी छोटी बातों पर दीदी के साथ मारपीट करते थे। अब तक तो दीदी सब कुछ चुपचाप सहती रही, पर जब बात बर्दाश्त के बाहर हो गई, तो दीदी ने यहाँ आने का निर्णय कर लिया। मम्मी ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए उन्हें सांत्वना दी थी। तू क्यों चिंता करती है? यहाँ आराम से रह। कुछ दिनों बाद वह खुद यहाँ आकर तुझे ले जाएगा। एक बात और मेरे कानों में पड़ी थी कि दीदी को चौथा महीना चल रहा है। उन्हें गांव में छोड़कर मैं दूसरे दिन वापस आ गया था। उसके बाद एक दिन सुबह सुबह ही किसानों आए गांव से। उसने बताया कि पिताजी मेड़ से फिसलकर गिर पड़े हैं। काफ़ी चोट आई है उनके पैर में। मैं गांव पहुंचा। पिताजी को अलीगढ़ ले आए हम लोग। उनके दाएं पैर की हड्डी टूट गई थी। अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा उनको। मम्मी भी गांव से साथ आई थी। मुसीबतों का पहाड़ सा टूट पड़ा था। महीने भर पिताजी अस्पताल में रहे। वहाँ से निकले तो बैसाखियों का एक जोड़ा था उनके साथ। नवंबर में दीदी को लड़की पैदा हुई। दीदी ने जीजाजी को चिट्ठी भी लिखी थी, आप पिता बन गए हैं। 2 दिसंबर को बच्ची का नाम रखा जाएगा। मुझे इस तरह अपना घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। सचमुच मुझसे गलती हो गई है। उस गलती की इतनी कड़ी सजा ना दें। मुझे माफ़ कर दें। मैं आपसे दूर होकर नहीं रह सकती। मुझे आकर लिवा जाएं। लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आया।
जून के अंतिम सप्ताह में पिताजी दीदी को लेकर गांव से अलीगढ़ आ गए थे। अंदर वाला कमरा पिताजी ने महीने भर पहले खाली करा लिया था, क्योंकि पिताजी को उस किराएदार की बीवी के चाल चलन पसंद नहीं थे। दीदी अपनी 7 महीने की बच्ची को गांव में छोड़ आई थी, मम्मी के पास। वह यहाँ नौकरी करना चाहती थी। कपूर अंकल ने, जो हमारे पड़ोसी थे, दीदी को एक नर्सरी स्कूल में 250 रुपये प्रति माह वेतन पर टीचर की नौकरी दिलवा दी। पिताजी जो बस में बिठाने गया था, तब पिताजी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा था, बेटा वैसे तो तुम अन्नू से बहुत छोटे हो, लेकिन यहाँ अब तुम ही उसके गार्जियन हो। उसका ध्यान रखना, उसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैंने पिताजी की वैसाखियों में एक जुम्बिश सी देखी थी। पिताजी की आंखें भर आई थी। ये अन्नू को दे देना, गांव से और गेहूं भिजवा दूंगा। जब तक उसे तनख्वाह नहीं मिलती, तुम दोनों इसी से खर्च कर चलाना। कुर्ते की आस्तीन से आंखें पोंछने के बाद उन्होंने जेब से 100 रुपये का एक नोट निकाला कर मुझे दे दिया था। पिताजी को सहारा देकर मैंने बस में चढ़ाया। उनके पांव छूकर बस से नीचे उतर आया। खिड़की से बाहर सिर निकालते हुए पिताजी ने डूबी हुई आवाज़ में कहा, रवि तुम ना जाने अपनी जिम्मेदारियों को कब समझो। अगले साल बिन्नों की शादी भी करनी है। पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। बस चल दी थी। 100 रुपये का नोट मेरी मुट्ठी में भिंचा हुआ था और मेरी आंखों के आगे मेरी बेरोजगारी व उद्देश्यहीन भविष्य घूम रहा था। 15 अगस्त का दिन था। दीदी स्कूल से जल्दी आ गई थी। एक रिक्शा दरवाजे के सामने आकर रुका। पिताजी के साथ बिन्नों की गोद में दीदी की लड़की थी। 9 महीने की लड़की ऐसे लग रही थी जैसे महीने भर की हो। दुबली पतली, बेहद कमज़ोर। दीदी दौड़कर बाहर आई। बच्ची को जल्दी से उन्होंने गोद में ले लिया। 20 बार उसे चूमा। क्या हुआ है मेरी बच्ची को? दीदी की आवाज़ कांप रही थी। उस दिन शाम से ही बिजली नहीं थी। चिराग जल रहा था। हम लोग बच्ची के पास अंदर के कमरे में बैठे थे, दीदी, मैं और बिन्नू। पिताजी बाहर बैठक में सो रहे थे। डॉक्टर ने कहा था, रात भर खतरा है। रात को आप लोग जागते रहें और ये दवा पानी में घोलकर एक एक चम्मच हर 1 घंटे के बाद बच्ची को पिलाते रहें। बैठे बैठे दीदी की आंख लग गई थी। बिन्नो जाग रही थी। मुझे भी झपकी सी आने लगी थी। जमीन पर चटाई बिछी थी। मैं उसी पर लेट गया। बिन्नो को अचानक दीदी को झिंझोड़ा और बड़ी जोर से चीख पड़ी। पिताजी भी उठकर अंदर आ गए। घड़ी देखी, रात के 2:30 बज रहे थे। रोने पीटने की आवाज़ सुनकर कपूर आंटी और सामने वाली अम्मा भी आ गई। दीदी और बिन्नू रात भर रोती रही। सुबह तक गली मोहल्ले के काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए। सुबह जल्दी ही खिड़की से बाहर सिर निकालते हुए बच्ची को दफनाकर हम लौट आए। लौट कर देखा, दीदी नहा धोकर तैयार थी। ठीक 7:15 बजे रोजाना की तरह उन्होंने अपना पर्स उठाया और बाहर निकल गई। पिताजी कपूर अंकल के यहाँ बैठे थे। वहीं से हम लोगों के लिए चाय नाश्ता आ गया था। दीदी ने चाय भी नहीं पी थी। जाते समय मैंने पूछा, कहाँ जा रहे हो दीदी? ना उन्होंने पलट कर देखा और ना कोई जवाब ही दिया। पिताजी ने लौटकर पूछा, कहाँ है अन्नू? शायद स्कूल गई है। पिताजी बहुत नाराज हुए। दिमाग खराब हो गया क्या इस लड़की का? घर में इतने लोग आ जा रहे हैं, कोई क्या सोचेगा? आज अगर स्कूल ना जाती तो कौन सा आसमान टूट पड़ता। दीदी शाम को 4 बजे लौटी। उनकी छुट्टी तो 1 बजे ही हो जाती थी, लेकिन उन्होंने हफ्ते भर पहले मुझे बताया था कि 50-50 रुपये महीने के 2 ट्यूशन कर लिए हैं उन्होंने, जो स्कूल में ही पढ़ाने होते हैं। पिछले हफ्ते से दीदी 4 बजे ही घर लौटती थी। दीदी ने कहा था कि ट्यूशन वाले पैसे भी मुझे दिया करेंगी। पड़ोस की कई औरतें दीदी को घेरे बैठी थी। उन्हें तो खबर कर दी गई होगी, शायद अपनी बेटी की मौत की खबर सुनकर आए। अनु, तो उनसे माफ़ी मांग लेना और चली जाना उनके साथ। बिना अपने आदमी के कुछ नहीं है दुनिया में। पड़ोस की औरतों में से किसी ने कहा। दीदी, जो काफ़ी देर से गुमसुम बैठी थी, कपूर आंटी के कंधे पर सिर रखकर फफक फफक कर रो पड़ी। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने घड़ी पर नज़र डाली। शाम के 6 बज रहे थे। दरवाज़ा खोला। सामने दीदी खड़ी थी। आज 2 घंटे देर से लौटी थी। कभी कभी उन्हें देर हो जाया करती थी। बच्चों को होमवर्क की कॉपियाँ वे अक्सर स्कूल में ही चेक करती थी। दीदी अंदर आ गई। उनकी नज़रें दीवारों पर घूम रही थी। फिर उन्होंने अपनी अलमारी खोली। रिक्शे वाला अभी तक खड़ा था। पैसे देने हैं रिक्शे वाले को। मैंने पूछा, नहीं तो फिर क्यों खड़ा है अभी तक? मैं जा रही हूँ। कहाँ?
मैंने अपने स्कूल के पास ही एक कमरा देख लिया है। 40 रुपये महीना किराया है। लेकिन क्यों? तुझे नहीं मालूम, दीदी के लहजे में ताज्जुब था। पिताजी कह तो रहे थे कल तुझसे कि अंदर वाला कमरा 250 में उठ जाएगा। मैं एकदम जड़ सा हो गया। 60 रुपये रिक्शे के बचा करेंगे, 20 का फिर भी फ़ायदा है। और हाँ, इतवार को तो मैं तेरे पास आया ही करूँगी। दीदी कहे जा रही थी, अकेला मत समझना तू अपने आप को, तुझसे दूर थोड़े ही जा रही हूँ। और ट्यूशन तो मैंने तेरे लिए ही किए हैं। दीदी का स्वर भारी होता जा रहा था। दीदी ने अपना ब्रीफकेस, एक टोकरी और कुछ किताबें रिक्शे में रख दी। मैं बड़ी मुश्किल से अटकती हुई आवाज़ में कह पाया, मत जाओ दीदी। दीदी ने मेरे चेहरे की तरफ देखा, पर बोली कुछ भी नहीं। मुझे ऐसा लगा जैसे कहीं कह रही हो, तू क्यों रोकता है रे मुझे, तू थोड़े ही अभी इस घर का मालिक। जब तू कमाने लगेगा तो मैं ये नौकरी भी छोड़ दूंगी। दीदी रिक्शे में बैठ चुकी थी। रिक्शा जैसे ही आगे बढ़ा, उन्होंने पलटकर मेरी ओर देखा और बोली, तू नहीं चलेगा मेरे साथ मेरा कमरा देखने? मुझे लगा कि मेरे गले में फिर से कुछ अटक गया है। मैंने फिर कहा, दीदी मत जाओ। लेकिन अब की बार ये शब्द मेरी जुबान से नहीं, मेरी आंखों के रास्ते बाहर आए थे। धन्यवाद।